हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आपकी क्लास 10 इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेज, उसका 10 चैप्टर द ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है एक घर के बंटवारे को लेकर, है ना। जैसे आपने देखा होगा बेटा, आजकल तो खैर अभी होता है, पहले ज़्यादा होता था, है ना। घरों के क्या होते थे, बंटवारे होते थे। जैसे भाई जो है ना, माना 4 भाई हैं तो उस घर का 4 हिस्सों में बंटवारा होता था। तो वो जो दृश्य होता था वो बहुत ही करुणा भरा, है ना, मार्मिक दृश्य हुआ करता था बंटवारे का। क्योंकि जिन फादर मदर ने उस घर को पाला पोसा संवारा, है ना, उसके टुकड़े उनके सामने ही होते थे। तो उनके लिए बड़ा एक बहुत ही मदर फादर के लिए एक बहुत दुख की घड़ी हुआ करती थी ये घर का बंटवारा जो था। तो उसी को लेकर, है ना, एक डैश बेन हुर, है ना, उड़ीसा के बेटा, ये एक बहुत अच्छे लेखक हैं, उनका ये बहुत ही प्यारा लेख है। इसको हम पढ़ेंगे, द ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। एज आई रीच्ड माई डेस्क, जैसे ही मैं अपनी डेस्क पर पहुंचा, इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में, मैं जब मेरे ऑफिस में मेरी टेबल पर पहुंचा, जब बैठने की चेयर होती है ना, सबकी अलग अलग टेबल चेयर होती हैं वो। माई आईज स्टॉप्ड ओवर ए लेटर, तो मेरी आंखें एक पत्र के ऊपर ठहर गईं। इट कंटेन्ड दैट फैमिलियर, उसमें थी, शामिल थी, उसके ऊपर थी वही परिचित, फैमिलियर यानी परिचित, पेटाइट, पेटाइट मतलब छोटी छोटी, हैंड राइटिंग, है ना, हाथ की जो लिखावट होती है वो, कई देखा होगा ना आपने, कई लोग बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखते हैं। तो उस पत्र के ऊपर वही परिचित छोटी छोटी हैंड राइटिंग लिखी हुई थी, ऑफ माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भैया की। तो उस पत्र के ऊपर मेरे बड़े भैया की छोटे छोटे अक्षरों वाली हैंड राइटिंग लिखी हुई थी। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे समय के बाद, ही हैड रिटर्न टू मी, उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दीज डेज, मैं श्रैंक विद इन, श्रैंक का मतलब होता है सिमट जाना, सिकुड़ जाना, अर्थात एक तरह से लज्जित हो जाना। मैं लज्जित हो गया, सिकुड़ गया, विद इन अपने आप में, फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम, उन्हें एक तरह से ग्लानि हो रही है लेखक को कि मैंने इतने दिनों तक घर पत्र नहीं लिखा, ऑल दीज डेज, इतने दिनों तक, इन दिनों मैंने कोई भी पत्र मेरे घर पे नहीं लिखा। तो लेखक को ग्लानि महसूस हुई, इस वजह से वो लज्जित महसूस कर रहे हैं। इन माई स्टूडेंट डेज, मेरे विद्यार्थी काल में, इट वॉज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर, यह एक आम बात थी। रूटीन अफेयर का मतलब आम बात। मैं अक्सर पत्र लिखा करता था। आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन ए रिकेटी बस, मैं घर जाता था उस दूर गांव में, है ना। अभी क्या बेटा, ये जो लेखक हैं ये भुवनेश्वर, उड़ीसा की जो कैपिटल है, वहाँ पे नौकरी करते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं पढ़ता था भुवनेश्वर में, तो वहाँ से मैं अपने गांव जाया करता था, उस दूर दराज के गांव में जाया करता था, ऑन ए रिकेटी बस, एक खटारा बस में। रिकेटी का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने देखा बेटा, जो गांव की बसें होती हैं, छोटे रूटों पर चलती हैं, वो बड़ी खड़खड़ खड़खड़ करती हैं, बहुत पुरानी होती हैं, ठीक है ना। सीटें भी बहुत टूटी फूटी सीटें होती हैं, और उन पर जो है ना तेल चुपड़ा हुआ रहता है ना, सिर के वो, है ना, गांव के लोग तुमने देखा वो बहुत तेल लगाते हैं वो, और वो तेल जो है वो किस पे चिपक जाता है, उनकी जो सीट होती हैं, तो सीट बिल्कुल काली मिलेंगी आपको गांव की बसों का, अगर आप देखा होगा तो आपने, ठीक है ना। तो रिकेटी बस यानी खटारा बस में। तो लेखक याद कर रहे हैं कि इन माई स्टूडेंट डेज, मेरे विद्यार्थी काल में, इट वॉज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर, यह एक आम बात थी। पत्र लिखना क्या थी, आम बात थी। और आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन ए रिकेटी बस, है ना, मैं एक खटारा बस में बैठकर दूर गांव अपने जाया करता था। केयरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी, और मैं कोई परवाह नहीं करता था। केयरिंग नथिंग यानी मैं परवाह नहीं करता था, फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी, है ना, उस यात्रा की थकान का, स्ट्रेन यानी थकान का, मैं बिल्कुल भी परवाह न करते हुए मैं अक्सर गांव जाया करता था। माई होम, मेरा घर, माई विलेज, मेरा गांव, दे यूज टू पुल मी अवे, वो मुझे आकर्षित करते थे, मुझे अपनी ओर खींचते थे,
फ्रॉम द मोरीबंड सिटी लाइफ। शहरी, मोरीबंड का मतलब होता है एक तरह से नीरस, उबाऊ, है ना। तो शहर के नीरस उबाऊ जीवन से मुझे वो मेरा गांव का जीवन मुझे क्या करता था, अपनी ओर खींचता था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। एंड आई टू हैव चेंज्ड, और मैं भी बदल गया हूँ। ए ग्रेट डील एट दैट, और बहुत अधिक मात्रा में मैं बदल गया हूँ। ए लॉट ऑफ कॉबवेब्स, कॉबवेब्स का मतलब होता है जैसे मकड़ी के जाले होते हैं ना बेटा, उस तरह से। ए लॉट ऑफ कॉबवेब्स, बहुत सारे जाले, हैव सेटल्ड अराउंड मी, मेरे ओर जम गए हैं, मेरे ओर कई सारे जाले पुर गए हैं, अर्थात है ना, जंजाल मैंने खुद के ही और क्या कर लिए हैं, लपेट लिए हैं। अर्थात मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया हूँ, अपने ही कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ। आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइप ऑफ टाइम एंड बिजनेस, मैं बहा लिया जा चुका हूँ, बहा के ले जाती है जैसे हवा बहा के ले जाती है। तो स्वेप्ट बाय इनविजिबल टाइड, अदृश्य, है ना, जो धारा है समय और कार्य की, बिजनेस, व्यापार की, व्यापार के मतलब जो नौकरी करता है वो लेखक, तो समय और काम धंधे की ये जो अदृश्य धारा है ये मुझे बहा ले गई है। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था। वेयर आई गॉट माई जॉब, जहाँ पर ही मेरी क्या लग गई, जॉब लग गई। एंड नाउ फॉर दीज 2 years, और अब इन 2 वर्षों में, और अब इन 2 वर्षों में आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस, मैंने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। मैनी ए टाइम, कई बार। माई मदर हैज़ रिटन लेटर्स, मेरी माँ ने मुझे पत्र लिखे हैं। पहले क्या होता था बेटा, जो अनपढ़ होते थे वो दूसरों से पत्र लिखवाते थे। अब उसकी माँ तो कहाँ पढ़ी होंगी, वो तो किसी दूसरे से पत्र लिखवाती होंगी, लेकिन कहलाएगा तो वो माँ का ही पत्र। तो मैनी ए टाइम, बहुत बार। माई मदर हैड रिटन लेटर्स, मेरी माँ ने मुझे पत्र लिखे हैं। कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस, शिकायत करते हुए मेरी लापरवाही की। इन राइटिंग टू हर, उन्हें पत्र लिखने में, है ना, यानी माँ ने शिकायत की है कई बार मुझे पत्र भेजकर कि बेटा तू आजकल चिट्ठी नहीं लिखता है मुझे। सी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज, उन्होंने मुझे याद भी दिलाया है, मेरी माँ ने मुझे याद दिलाए हैं शादी से पहले के दिन, मेरे वो शादी के पहले के दिन भी मुझे उसने याद दिलाए, है ना मेरे, कि तू पहले शादी से पहले कितनी बार अक्सर आया जाया करता था, अब जब से तेरी शादी हुई है तूने आना जाना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो इन चीज़ों को भी मेरी माँ मुझे अक्सर क्या करती हैं, याद दिलाती हैं पत्र लिखकर। Yet I have never been able to break those strands of complacency which have coiled around me. फिर भी I have never been able, मैं कभी समर्थ नहीं हुआ to break, तोड़ने में, those strands यानी धागे, of complacency का मतलब, कॉम्प्लेसेंसी एक तरह से ऐसे समझो जैसे खुद की जो संतुष्टि होती है उसको कॉम्प्लेसेंसी बोलते हैं, यानी खुद की उसमें मग्न होता है कोई व्यक्ति, संतुष्टि ऐसे समझ लो आप, है ना, आत्मसंतुष्टि। तो यट आई हैव नेवर बीन एबल, फिर भी मैं कभी योग्य नहीं हुआ हूँ, समर्थ नहीं हुआ हूँ इन आत्मसंतुष्टि के धागों को तोड़ने में। विच हैव कॉइल्ड अराउंड मी, जो कि मेरे चारों ओर क्या हो गए हैं, लिपट गए हैं वो धागे, अर्थात उन धागों ने, उन बंधनों ने मुझे क्या कर लिया है, आत्मसंतुष्टि के, यानी मैं खुद ही खुद में मस्त रहने लगा हूँ, है ना। तो इन बंधनों ने मुझे बांध लिया है, तो मैं उन बंधनों को तोड़ने में कभी भी समर्थ नहीं हुआ हूँ। आई हैव केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा करता हूँ टू प्रूव दैट, जिससे ये सिद्ध हो जाए दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड, कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ और मेरे पास पहले से ही बहुत सारा काम है। प्री ऑक्यूपाइड, मैं पहले से ही मुझे बहुत सारा काम है और मैं क्या हूँ, व्यस्त हूँ, इसलिए मैं चुप रहता हूँ, बोलता ही नहीं हूँ, जिससे मेरे घर वाले क्या समझेंगे, अरे भाई इसके पास तो बहुत काम है।
नाउ अब सी डज नॉट कंप्लेन, लेकिन अब मेरी माँ ने शिकायत करना छोड़ दिया है। प्रोबेबली संभवतया सी अंडरस्टैंड्स माई पोजिशन, संभवतया वो मेरी स्थिति अब समझने लग गई हैं कि भाई जिस तरह से पत्नियाँ आम आदमियों को अपने बस में कर लेती हैं, वैसे ही मेरे बेटा को भी मेरे पति ने क्या कर लिया है, बस में कर लिया है। अब इसको अपनी माँ की याद नहीं आती है। तो इस तरह से वो अपनी मेरी स्थिति को मेरी माँ ने समझ लिया है। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर, अक्सर मेरे जो बड़े भाई हैं, डज नॉट राइट टू मी, मुझे कभी पत्र नहीं लिखते हैं। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, उनको मेरे से कोई चीज़ चाहिए भी नहीं, उन्हें मेरे से कोई चीज़ चाहिए भी नहीं होती है। ही हैज़ नेवर सॉट ए टोकन फ्रॉम मी इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर। ही हैज़ नेवर सॉट, सॉट का मतलब होता है मांगना, है ना, सीक की सेकंड फॉर्म है ये। तो उन्होंने कभी नहीं मांगा थोड़ा सा टोकन, टोकन का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा भी उन्होंने कभी मुझे नहीं मांगा। इन ड्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब बदले में, ऑफ हिज कंसर्न, जो उन्होंने मेरे प्रति मेरा जो ध्यान रखा था, मेरा जो ख्याल रखा था, फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने मेरा जो ख्याल रखा था उसके प्रति, उसके बदले में वो मेरे से किसी भी प्रकार की छोटी सी भी इच्छा नहीं रखते। इन दोज डेज, जब मैं उन दिनों, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, जब मैं क्या था, एक विद्यार्थी था, उन दिनों जब मैं एक विद्यार्थी था। द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट, केवल जो चीज़ जिसके बारे में वो पूछते थे, इंक्वायर अबाउट का मतलब जिसके बारे में वो पूछते थे, वो सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो क्या थी, माई वेल बीइंग, मेरी कुशल क्षेम। मेरी कुशल क्षेम का मतलब समझते हो, जैसे मैं अच्छा हूँ या नहीं, है ना, मेरी कुशल क्षेम के अलावा वो मुझे और कुछ नहीं पूछते थे। बेटा भाई तू कैसा है, ठीक तो है ना, इस तरह से। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, जब मैं घर पे जाता था, जब मैं पढ़ रहा था यहाँ से, और जब कभी भुवनेश्वर से गांव जाता था उस समय, तो ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, जब मैं घर जाता था और वो घर पे ठहरता था, ही वुड कैच फिश फॉर मी, वो मेरे लिए मछलियाँ पकड़ के लाते थे। बेटा देखो ये उड़ीसा जो है समुद्र के किनारे है ना, तो समुद्र के किनारे जो राज्य हैं वहाँ के लोगों के भोजन में मछलियों का एक बहुत बड़ा भाग होता है ना, तो वो मेरे लिए मछली पकड़ के लाते थे। फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे एक तालाब था, उसमें से वो मेरे लिए मछली पकड़ के लाते थे। एंड वुड आस्क हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहते थे, टू प्रिपेयर ए गुड डिश, कि इसकी एक बहुत शानदार जो है ना सब्जी बनाओ। फॉर आई लव्ड फिश, क्योंकि मुझे मछलियाँ क्या थी, बहुत पसंद थी। वेन द कैच वाज स्केंटी, और जब कम मछलियाँ मिलती थी, स्केंटी का मतलब होता है अति अल्प मात्रा, है ना, जब पकड़ बहुत कम होती थी, अर्थात जब मछलियाँ कम पकड़ी जाती थी, द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड, तो वो जो भोजन था वो, है ना, जो स्वादिष्ट भोजन था, जो दावत थी, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए ही बनती थी, है ना। तो जब कम मात्रा में फिश पकड़ी जाती थी, मछलियाँ पकड़ी जाती थी, तो सिर्फ मेरे लिए ही मछली बनवाई जाती थी। ही वुड से टू हिज वाइफ, मेरे बड़े भैया अपनी पत्नी से कहते थे, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल, तुम्हें ये जो मछली है ये इतनी स्वादिष्ट बनानी है जितनी की बना सकती हो। यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट, है ना, सरसों के चटनी के साथ। फॉर बाबुली, बाबुली के लिए, तो इसका मतलब लेखक का क्या नाम है, बाबुली नाम है ना। तो उनके बड़े भैया, बाबुली के बड़े भैया बाबुली की भाभी से कहते थे कि इसकी इतनी स्वादिष्ट जो है वो पकवान बनाओ इसका, जितना कि तुम बना सकती हो, और क्या डाल के, सरसों की चटनी डाल के। इवन नाउ, अभी भी, ही इज़ द सेम मैन, वो वही व्यक्ति हैं, ही इज़ द सेम मैन, वो वही व्यक्ति हैं, विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपैशन, और उनका टोन वही है, उनका जो लहजा है वही प्यार वाला और कंपैशन वाला, सहानुभूति वाला लहजा अभी भी उनका वही है। नथिंग हैज़ चेंज्ड हिम, कोई भी चीज़ उनके अंदर बदलाव नहीं ला पाई है, यानी कुछ किसी भी चीज़ ने उनको नहीं बदल पाया है। हिज 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे, पापा, फादर, मदर,
कैटल, मवेशी, फील्ड्स, खेत, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की जिम्मेदारियां, इन सब ने भी मेरे भैया को नहीं बदला है ना, मेरे भैया इन सब के बावजूद भी नहीं बदले हैं। ही इज़ द सेम माई एल्डर ब्रदर, वो अभी भी वही समान मेरे बड़े भैया हैं। अब ये देखो, ये ख्याल आए हैं इतने सारे लेखक के मन में। जब क्या देखा था उन्होंने, बताओ, वो पत्र देखा था, एक लेटर आया था उनके बड़े भैया का, है ना, तो उस लेटर को देख के वो इतनी सारी चीज़ें सोचने लग गए थे। आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली, मैंने पत्र को सावधानी पूर्वक हैंडल किया, उसको फाड़ा। ही हैड आस्क्ड मी, फाड़ा और उसको पढ़ा उन्होंने। उन्होंने कहा है टू कम होम, मुझे घर आने के लिए, मेरे बड़े भैया ने मुझे घर आने के लिए कहा है। सम फ्यूड हैड क्रॉप्ड, कुछ झगड़ा फसाद, फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, है ना, बहुत तेज झगड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं, है ना। सम फ्यूड हैड क्रॉप्ड अप, कोई झगड़ा उत्पन्न हो गया है। क्रॉप्ड अप का मतलब क्या होता है, उग आना, पैदा हो जाना, उत्पन्न हो जाना। तो कोई झगड़ा पैदा हो गया है घर के अंदर झगड़ा हो गया है, इसलिए आपको आना है। टू सिस्टर इन लॉज हैड क्वेरल्ड, दो भाभियों में लड़ाई हो गई है। अवर पैडी फील्ड्स, हमारे धान के खेत, धान समझते हो, चावल को बोलते हैं बेटा, हमारे धान के खेत। द कॉटेज, झोंपड़ी। एंड ऑल द मूवेबल एंड इमूवेबल्स, सारी की सारी चल और अचल संपत्तियां। चल संपत्ति का मतलब होता है जो चल सके, है ना, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, घर के बर्तन हो गए, बर्तन भाड़े हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, सोना चांदी, ये सब चल संपत्ति है, घर का सामान वगैरह। और इमूवेबल में क्या आता है, अचल संपत्तियों में घर हो गया, बिल्डिंग जो होती है वो हो गया, खेत हो गए, ये अचल संपत्ति हैं, ठीक है ना। तो हमारे धान के खेत, हमारी कुटिया, झोंपड़ी, एंड ऑल द मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स, और सारी की सारी चल और अचल संपत्तियां, वर टू बी डिवाइडेड, उन्हें बांटा जाना है, इनटू 3 पार्ट्स अमॉन्ग्स्ट अस, 3 भागों में हमारे बीच, उन्हें हमारे बीच 3 भागों में बांटा जाना है। अर्थात लेखक और ये कितने भाई हैं, 3 भाई हैं। माई प्रेजेंस वाज इंडिस्पेंसेबल, मेरी उपस्थिति अनिवार्य थी, बहुत आवश्यक थी, है ना। तो उन्होंने, भैया ने लिखा है कि तुझे जरूर आना है ना, तुझे आना ही है। इट वाज माई सेकेंड ब्रदर, ये मेरे दूसरे बड़े भैया ही हैं। हु वाज सो पर्टिकुलर एंड अडामेंट, जो बहुत ज़्यादा विशेष हैं और अड़ियल हैं, है ना। यानी मेरे जो बीच वाले भैया हैं, मंझले जो भैया हैं, वो बहुत ज़्यादा अड़ियल और स्पेशल हैं, पर्टिकुलर हैं अबाउट द डिवीज़न, इस बंटवारे को लेके, है ना, इस बंटवारे को लेके वो अडिग हैं, अडामेंट हैं और पर्टिकुलर हैं कि नहीं होके ही रहेगा। ही वॉन्टेड इट एट एनी कॉस्ट, वो इसे हर कीमत पर चाहते हैं कि बंटवारा तो होकर ही रहेगा। यानी बीच के जो भैया हैं वो इस बंटवारे को किसी भी कीमत पर चाहते हैं। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने पत्र पढ़कर समाप्त किया। ए कोल्ड स्वेट ड्रेंस्ड मी, एक ठंडा पसीना से मैं भीग गया, एक ठंडे पसीने से मैं भीग गया, है ना। ड्रेंच यानी भीग जाना, कोल्ड स्वेट ठंडा पसीना, है ना। जैसे बेटा जब कोई व्यक्ति परेशान होता है ना, तो पसीने आते हैं भयंकर, तो और उसका शरीर कैसा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, यानी पसीने भी आ रहे हैं और शरीर एकदम कैसा हो गया, ठंडा हो गया, चिंता की वजह से। आई फेल्ट हेल्पलेस, मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया। ऑर्फन्ड, अनाथ महसूस किया, मैंने अपने आप को असहाय और अनाथ महसूस किया। ए सॉर्ट ऑफ डेस्पेयर हॉन्टेड मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक प्रकार की निराशा मुझे डरा रही थी, हॉन्ट कर रही थी, मुझे भयभीत कर रही थी लंबे समय तक। एक प्रकार की निराशा मुझे लंबे समय तक डराती रही। क्वाइट रिलेंटलेसली, काफ़ी हड़बड़ी में, रिलेंटलेसली बहुत ज़्यादा, एक तरह से, है ना, एक ये मानो रिलेंटलेसली मतलब होता है एग्रेसिवली, काफ़ी एग्रेसिवली। आई ट्राई टू ड्राइव देम अवे, मैंने उस डर को दूर भगाने की कोशिश की, है ना, काफ़ी प्रयत्नपूर्वक। रिलेंटलेसली का मतलब लगातार और प्रयत्नपूर्वक मैंने उससे उस डर को भगाने की कोशिश की।
यॉर्निंग हेल्पलेसली इन ए चेयर, है ना, जम्हाई लेते हुए, है ना, जैसे उबासी लेते हैं ना, उबासी लेते हुए, जम्हाई लेते हुए चेयर के अंदर, है ना, जैसे मुंह खोल के उबासी लेते हैं ना, उस तरह से। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ अबाउट द पार्टीशन, जब मैंने इस बंटवारे के बारे में, पार्टीशन यानी बंटवारा, जब मैंने इस बंटवारे के बारे में मेरी पत्नी को बताया, पार्टीशन दैट वाज टू टेक प्लेस, जो कि होने जा रहा था, जब मैंने शाम को घर पहुंचकर उस बंटवारे के बारे में बताया जो कि होने जा रहा था, तो आई फाउंड हर टोटली अनपरटर्ब्ड, अनपरटर्ब्ड का मतलब होता है ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो मैंने पाया, आई फाउंड हर, मैंने उन्हें पाया कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। अनपरटर्ब्ड का मतलब वो बिल्कुल विचलित ही नहीं हुई इस चीज़ से, है ना, बिल्कुल कैसी बनी रही, सामान्य बनी रही, जैसे कि उन पर कोई असर ही ना हुआ हो। सी जस्ट आस्क्ड मी, उन्होंने मुझे ऐसा पूछा, बस मेरी पत्नी ने तो बस ये पूछा, व्हेन, कब होने जा रहा है, एज इफ, मानो कि सी वाज ऑल प्रिपेयर्ड, कि वो तैयार थी, एंड वेटिंग, और इंतजार कर रही थी, फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, इस घटना के घटित होने की, है ना। तो जब मैं तो इतना परेशान था, जब शाम को मैंने अपनी पत्नी को ये सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने ऐसा लगा, उन मेरी पत्नी को, कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो, और बल्कि उसने तो पूछा कब बंटवारा हो रहा है ना, मानो कि वो इस घटना का पहले से ही इंतजार कर रही हो। इन ए वीक्स टाइम आई सेड, मैंने कहा एक सप्ताह के अंदर अंदर बंटवारा हो जाएगा। इन बेड दैट नाइट, रात्रि को जब हम बिस्तर पर सो रहे थे, माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, मेरी पत्नी ने मेरे से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे, सभी प्रकार के मेरे से प्रश्न पूछे उन्होंने। व्हाट वुड बी अवर शेयर, हमारा हिस्सा कितना होगा, व्हाट वुड बी अवर शेयर, हमारा हिस्सा कितना होगा, एंड हाउ मच वुड इट फैच अस ऑन सेलिंग इट, और इसे बेचने पर, ऑन सेलिंग इट का मतलब और इसे बेचने पर, हाउ मच वुड इट फैच अस, ये हमें कितना दे देगा, अर्थात हम हमारे हिस्से को अगर हम बेचेंगे तो हमको कितना रुपया मिल जाएगा। आई सैड नथिंग फॉर ए वाइल, मैंने कुछ देर तो कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोला। बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, लेकिन उसे संतुष्ट करने के लिए, मेरी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए, एट लास्ट, अंत में, गेस्ड, अंदाजा लगाया मैंने, अंत में मैंने क्या किया, अंदाजा लगाया, और उसको कहा दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज़, कि इस चीज़ के लगभग 20,000 रुपये मिल जाएंगे, अगर हम हमारा हिस्सा बेचेंगे तो कितने रुपए मिल जाएंगे, 20,000। और बेटा आज उस जमाने के 20,000 रुपये आज के 10-15 लाख रुपए के बराबर हुआ करते थे, ऐसे मान लो 15-20 लाख रुपए के बराबर हुआ करते थे, ठीक है। सी केम क्लोजर टू मी, वो मेरे पास खिसक आई, एंड सेड, और बोली, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, हमें गांव में कोई ज़मीन अमीन नहीं चाहिए। व्हाट शैल वी डू विद इट, हम उसका करेंगे क्या, हमको गांव में कोई ज़मीन फमीन नहीं चाहिए, हम उसका करेंगे क्या। लेट अस सेल इट एंड टेक द मनी, इसे बेच देते हैं और पैसा ले लेते हैं। रिमेंबर, याद रखना, व्हेन यू सेल इट, जब तुम इसे बेचो, हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000, तो पूरे के पूरे 20,000 रुपये मुझे सौंप देना। हैंड ओवर टू मी, मुझे सौंप देना, एंटायर यानी पूरे के पूरे 20,000 रुपीज़। जब याद रखना, जब हम इसे बेच दें तो पूरे के पूरे 20,000 रुपये मुझे दे देना। आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, मैं इसका सही उपयोग करूंगी, मैं इसका 20,000 रुपये का क्या करूंगी, अच्छा उपयोग, सही उपयोग मैं इसका करूंगी। वी नीड ए फ्रिज, हमें फ्रिज की ज़रूरत है। यू नो, तुम्हें पता है हमको फ्रिज की ज़रूरत है। समर इज अप्रोचिंग, गर्मियाँ आने वाली हैं। यू नीड नॉट टू गो टू ऑफिस राइडिंग ए बाइसिकल, तुम्हें एक साइकिल पर सवार होकर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू गो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है जाने की। टू ऑफिस राइडिंग ए बाइसिकल, ऑफिस साइकिल पर सवार होकर जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट हैव ए स्कूटर, तुम्हारे पास एक स्कूटर होना चाहिए।
एंड द रेस्ट वी विल पुट इन ए बैंक, और जो बचेगा शेष उसको हम कहाँ रख देंगे, बैंक में जमा करा देंगे। देयर इज़ नो यूज ऑफ कीपिंग लैंड इन द विलेज, कोई उपयोग नहीं है रखने का ज़मीन को गांव में, यानी अर्थात जमीन गांव के अंदर ज़मीन को रखने का कोई उपयोग नहीं है। वी कैन नॉट लुक आफ्टर इट, हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ अवर लैंड, और दूसरे लोग क्यों लाभ उठाएं, ड्रॉ बेनिफिट्स का मतलब उठाएं लाभ, और दूसरे लोग क्यों लाभ उठाएं आउट ऑफ अवर लैंड, हमारे हिस्से की ज़मीन में से दूसरे लोग क्यों लाभ उठाएं, इसलिए हमें वो ज़मीन क्या कर देनी चाहिए, बेच देनी चाहिए। आई लिसन टू ऑल, मैंने ये सब बातें सुनी। लाइक एन इनोसेंट लैम्ब, एक निर्दोष मेमने की तरह, एक भोले भाले मेमने, भेड़ का बच्चा होता है ना, मेमना बोलते हैं उसको, उसकी तरह। लुकिंग इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में देखते हुए, क्योंकि कमरे के अंदर सोने की स्थिति में तो अंधेरा हो रहा होगा ऐसे मान लो, या एक तरह से उस लेखक की आंखों के आगे अंधेरा हो रहा है ऐसे मान लो आप। तो मैंने ये सब बातें मेरी पत्नी की सुनी है ना, अंधेरे में देखते हुए, और मेरी स्थिति कैसी है, एक भोले भाले मेमने की तरह है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ मानो कि द बूचर वाज शार्पनिंग हिज नाइफ, कि जो कसाई है, बूचर यानी कसाई जो है, वो तेज कर रहा है, तेज धार बना रहा है अपने चाकू के ऊपर, कि जो कसाई है वो अपने चाकू को तेज धार दे रहा है। हमिंग ए ट्यून, एक ट्यून गुनगुना रहा है वो, हमिंग ए ट्यून का मतलब वो गाना गुनगुना रहा है ना। एंड, और कैसा गाना गुनगुना रहा है, आजा आजा तेरा अंत समय आ गया, इस तरह का गाना वो गा रहा है। एंड वेटिंग टू टीयर मी इनटू लार्ज चंक्स ऑफ मीट, और वो इंतजार कर रहा है मेरे टुकड़े टुकड़े करने में, टीयर मी मेरे टुकड़े टुकड़े करने में, इनटू लार्ज चंक्स है ना, बड़े बड़े हिस्से, ऑफ मीट मांस के, है ना, यानी वो इंतजार कर रहा है मुझे काट कर बड़े बड़े टुकड़े करने में, मांस के बड़े बड़े टुकड़े करने में मेरे। एंड कंसोलिंग मी, और साथ में मुझे सांत्वना भी दे रहा है वो जो कसाई है वो गीत गाता जा रहा है ना, और चाकू पे धार धर रहा है वो अपनी, है ना, और है ना वो इंतजार कर रहा है कि बस अब मुझे वो काटने वाला है और मेरे मांस के क्या कर देगा, बड़े बड़े चंक्स कर देगा, बड़े बड़े टुकड़े कर देगा वो, और साथ के साथ वो मुझे कंसोल भी कर रहा है, वो मुझे सांत्वना भी दे रहा है, यह कहते हुए कि देयर इज़ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद बहुत अच्छे दिन आ जाते हैं, है ना, जब तू ऊपर चला जाएगा तेरे दिन क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, है ना। देयर इज ए बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो जन्म है वो कैसा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, वो मुझसे ऐसा कह रहा है, अर्थात मेरी मृत्यु क्या हो गई है, निकट आ गई है। तो ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे कि कोई मेमने की बलि चढ़ने वाली हो। गॉन आर दोज डेज, वो दिन बीत गए। गॉन आर दोज फीलिंग्स, वो भावनाएं भी बीत गईं, चली गई। When the word home, जब ये जो शब्द है घर, है ना, ये जो घर नाम का शब्द है, filled my heart with emotion, ये मेरे हृदय को भावनाओं से भर देता था। यानी जब भी मुझे घर नाम सुनाई देता था तो मेरा हृदय किससे भर जाता था, भावनाओं से भर जाता था। तो लेखक एक तरह से उसको पछतावा हो रहा है कि वो दिन बीत गए, वो भावनाएं बीत गईं, जब घर नाम सुनते ही मेरा हृदय भावनाओं से भर जाता था। एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, और वो जो प्यार भरा शब्द है भाई, वो जो भैया नाम का प्यार भरा जो शब्द है, वॉट फीलिंग इट हैड, इसके अंदर कितनी बड़ी भावनाएं हुआ करती थी। यानी भैया का जैसे ही नाम आता था तो मेरे अंदर भावनाओं का ज्वार उठ जाता था। हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड विद लव, और जब मैं भैया का शब्द सुनता था तो मेरा हृदय जो है वो प्यार से क्या करने लग जाता था, धड़कने लग जाता था। पाउंड, पाउंड का मतलब होता है धड़कना, है ना। तो भैया का नाम सुनते ही जैसे ही भाई शब्द मेरे कानों में पड़ता था तो मेरा हृदय खुशी के मारे, है ना, धड़कने लग जाता था। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को याद करते हुए, आई फील वीक पैथेटिक, मैंने अपने आप को बहुत कमज़ोर और बहुत पीड़ा युक्त, बहुत दुखी महसूस मैंने अपने आप को किया। लेखक ऐसा बोल रहे हैं।
वेयर इज द हर्ट गॉन, मेरा हृदय कहाँ चला गया, मेरे हृदय के अंदर जो इतनी अच्छी भावनाएं हुआ करती थी वो मेरा हृदय कहाँ चला गया। वेयर आर दोज डेज, वो दिन कहाँ चले गए। वेयर हैज दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग्स गॉन, है ना, भावनाओं का वो जो स्पॉन्टेनिटी थी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्वाभाविकता, है ना, भावनाओं का की जो वो स्वाभाविकता थी वो कहाँ चली गई। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, मैं यह समझ नहीं सकता हूँ। हाउ ए स्ट्रेंजर, कि किस प्रकार से एक अजनबी व्यक्ति कुड ऑल ऑफ सडन, अक्सर, है ना, अचानक से, बिकम सो इंटीमेट, इतना प्यारा बन जाता है हमारा, बिकम सो इंटीमेट, कि वो हमारा इतना प्यारा बन जाता है। ओनली बाई शेयरिंग ए लिटिल वार्मथ, बस केवल थोड़ी सी साझा करके, हल्की सी गर्मी, है ना, अपने हृदय की गर्माहट, अपने हृदय के प्रेम की गर्माहट को साझा करके वो हमारा कितना इंटीमेट बन जाता है। इंटीमेट का मतलब हमारे एक तरह से हमारा प्यारा बन जाता है वो। बाई गिविंग ए साइलेंट प्रॉमिस ऑफ कीपिंग क्लोज, और वो हमें क्या देता है, एक साइलेंट प्रॉमिस देता है, यानी बोलता नहीं है वो, है ना, बस उसकी आंखों के भाव होते हैं जिससे वो हमको एक प्रॉमिस देता है, वो, है ना, एक वादा देता है हमारे से, शांत वादा देता है ऑफ कीपिंग क्लोज, कि मैं हमेशा आपके निकट रहूँगा। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति, भले ही वो स्ट्रेंजर हो, अजनबी हो, है ना, तो वो अचानक से हमारा कितना हमको अपना लगने लग जाता है जब वो अपने हृदय की गर्माहट से, अपने हृदय के अंदर प्यार की गर्माहट से वो हमें एक शांत वादा करता है, एक बिना बोले ही वादा कर देता है साथ रहने का, कि मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता मत करे। तो उससे हमें वो कितना प्यारा लगने लग जाता है। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन ट्विन डेज, अब जैसा कि अक्सर होता है बेटा कि हम कई बार हमारे अंदर बड़े बड़े भाव आते हैं, है ना, घर वालों की याद आती है, उनके प्रति दया आती है, प्रेम उमड़ता है, लेकिन कुछ दिनों 1-2 दिन बाद वो जो भावनाएं होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं और वापस से हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, है ना। कई बार देखा ना, हम दूसरों के दर्द को देख के कई बार इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, है ना, और पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं हम कि उसकी मैं ऐसे मदद करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, और 2 दिन बाद वो सारी भावनाएं ठंडी हो जाती हैं और हम वापस से जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। तो ऐसा ही लेखक कह रहे हैं। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन ट्विन डेज, लेकिन 2 दिनों में ही मैं पहले जैसा ही सामान्य आदमी बन गया। आई ग्रू यूज टू वॉट हैड बीन ए शॉक, है ना, जो मेरे लिए शौक था, है ना, झटका था, वो उसके लिए मैं यूज टू हो गया, उसका मैं क्या हो गया, आदी हो गया। आई ग्रू यूज टू, है ना, यूज टू मतलब आदी हो जाना। वॉट हैड बीन ए शॉक, जो 2 दिन पहले मेरे लिए एक झटका था बहुत बड़ा, अब मैं 2 दिन में ही क्या हो गया, उसका आदी हो गया। लेटर ऑन, बाद में, इन द मार्केट प्लेस, बाजार जाकर, कीपिंग पेस विद माई वाइफ, मेरी पत्नी के साथ में, मेरी पत्नी के कदम से कदम मिलाते हुए, अर्थात जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करते हुए। इंक्वायर्ड अबाउट, मैंने पता किया, किसके बारे में, द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, विभिन्न चीज़ों की कीमतों के बारे में मैंने मार्केट जाके पता किया। सी इंटेंडेड टू बाय, जिनको कि वो खरीदना चाहती थी। इंटेंड का मतलब इच्छा रखना, बाय यानी खरीदने की, जिनकी उनकी इच्छा थी, मेरी पत्नी जिन जिन चीज़ों को खरीदना चाहती थी, बाद में मैंने मार्केट में जाके उन सब चीज़ों की दाम पता किए, उन सब चीज़ों के मोल भाव मैंने पता किया, कीमतें पता करी। बाइंग ए फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन, फ्रिज खरीदा जाना पक्का लगभग तय था। फ्रिज खरीदा जाना ऑलमोस्ट सर्टेन था, लगभग निश्चित था। ए सेकंड हैंड स्कूटर, एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा जाना तय किया जा चुका था। ए स्टीरियो सेट, स्टीरियो सेट का मतलब होता है टेप रिकॉर्डर वगैरह होते हैं, पहले के ज़माने में हुआ करते थे, है ना, तो टेप रिकॉर्डर। एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और कुछ सोने के आभूषण, इन चीज़ों के को खरीदना क्या हो चुका था, तय हो चुका था। आई प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ द प्राइसेस, मैंने उनकी कीमतों की, प्राइस यानी कीमतों की क्या तैयार कर ली, प्रिपेयर नहीं तैयार कर ली, एक लिस्ट तैयार कर ली, मैंने उन आइटम्स की कीमतों की एक लिस्ट तैयार कर ली। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी, मेरी पत्नी मुझे
अक्सर याद दिलाती रहती थी, हमेशा याद दिलाती रहती थी अबाउट हर इंटेंशंस, अपने इरादों के बारे में, है ना, कि मेरी पत्नी का इरादा क्या है, कि भाई गड़बड़ मत कर देना, पीछे मत हट जाना, हमको तो बेचना ही है ना, उनकी बातों में मत आ जाना, तू घर वालों की में, उनके बहकावे में मत आ जाना, हमको तो रखना ही नहीं है गांव में खेत घर कुछ भी, हमको तो वो सिर्फ क्या करना है, बेचना है। तो इन इरादों से मेरी पत्नी मुझे अक्सर क्या करती थी, रिमाइंड करती थी, याद दिलाती रहती थी। एंड वाज शोइंग ए लॉट ऑफ इम्पेशेंस, और मेरी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस शो कर रही थी, अधीरता शो कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके उतना इस काम को कर डालो। एंड शोइंग दर्शा रही थी ए लॉट ऑफ इम्पेशेंस, बहुत ज़्यादा अधीरता, है ना, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा दर्शा रही थी वो। इट वाज सैटरडे आफ्टरनून, शनिवार दोपहर बाद का समय था, शनिवार दोपहर बाद का समय था। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, मैं अपने गांव के लिए निकल पड़ा। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, मैं अपने गांव के लिए निकल पड़ा। द सेम बस, वही बस थी, वाज देयर, वहाँ पर वही बस खड़ी थी। इंस्पायरिंग एंड टाइल द ओल्ड फैमिलियर फीलिंग, जो मेरे अंदर वही पुरानी परिचित फीलिंग को क्या कर रही थी, जगा रही थी, इंस्पायर कर रही थी, वही पुरानी फीलिंग को मेरे अंदर क्या कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी वो। आई रश्ड टू ऑक्यूपाई द सीट, मैं दौड़ा घेरने के लिए, सीट घेरने के लिए दौड़ा। जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, माई फेवरेट सीट, है ना, ड्राइवर के जस्ट पीछे की जो मेरी फेवरेट सीट थी, मेरी पसंदीदा सीट थी, उसको घेरने के लिए मैं दौड़ा जैसे ही मैंने वो बस देखी। इन माई हरी, मेरी जल्दबाजी में, आई ब्रूज्ड माई नी, मैंने अपने घुटने को चोटिल कर लिया, घुटने मेरे में क्या लग गई, चोट लग गई। अगेंस्ट द डोर, दरवाजे से, यानी जल्दबाजी में मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मेरा घुटना जो है वो दरवाजे से टकरा के क्या हो गया, चोटिल हो गया। इट हर्ट मी, इससे मुझे क्या लग गई, चोट लग गई। द ब्रीफ केस फेल ऑफ, जो मेरा ब्रीफ केस था वो गिर पड़ा। एंड द लिटिल पैकेट, और छोटा सा जो पैकेट था, कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, जिसमें प्रसाद था भगवान लिंगराज का। मीन्ट फॉर माई डियर मदर, जो कि मैं अपनी प्यारी माँ के लिए ले जा रहा था, वो जो भगवान, एक छोटे पैकेट के अंदर भगवान लिंगराज का जो प्रसाद था, वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, वो भी फैल गया, स्कैटर्ड यानी फैल गया, ओवर द ग्राउंड यानी जमीन के ऊपर। तो जैसे ही वो दरवाजे से उसका घुटना टकराया, तो टकराते ही क्या हुआ, उसके हाथ से वो जो ब्रीफ केस था उसका वो गिर गया, और उस ब्रीफ केस के अंदर जो सामान था वो गिर पड़ा उसमें से, और उसमें एक भगवान लिंगराज के प्रसाद की एक थैली थी, वो भी क्या हो गई, गिर गई, फट गई। आई फेल्ट एज इफ द एंटायर बस वाज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन, मैंने महसूस किया कि मानो पूरी की पूरी बस चीख रही हो, स्क्रीचिंग का मतलब चीख रही हो, जोर जोर से, प्रश्न यानी जोर जोर से चीख के मेरे से प्रश्न पूछ रही हो। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, हाँ बबुआ कितने सालों बाद आए हो, तभी तो इतनी जल्दी टकरा गए तुम लोग, अब तू बाबू हो गया है। हाउ मैनी ईयर्स, कितने वर्षों बाद अब सुध आई है तेरे को। यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम। यू हैव नॉट बॉदर्ड, तुमने कभी परवाह भी नहीं करी, इन द लीस्ट, बिल्कुल भी, तुमने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी, टू रिटेन, बनाए रखने की, दैट टेंडर लव, उस कोमल प्यार को, यू हैड इन योर हार्ट, जो कि तुम्हारे हृदय के अंदर था, फॉर योर होम, तुम्हारे घर के लिए। तो तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे हृदय में जो कोमलता भरा जो प्यार था, उसको बनाए रखने के लिए तुमने तनिक भी, रत्ती भर भी कोशिश नहीं करी। इंस्टीड, बजाय उसके, यू हैव सोल्ड इट, तुमने उसे बेच दिया, तुम्हारे अंदर जो हृदय में जो प्यार था वो तुमने बेच दिया, टू द बूचर, कसाई को तुमने बेच दिया है। टू हेल्प योर सेल्फ बिकम ए सिटी बाबू, एक शहरी बाबू बनने के लिए तुमने उस प्यार को, उस हृदय के प्यार को किसको बेच दिया है, एक कसाई को बेच दिया है, अर्थात अब तुम सिटी बाबू बन गए हो, बड़े आदमी बन गए हो। कर्सेज ऑन यू, कर्सेज बी ऑन यू, तुम्हें धिक्कार है,
है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी बस के यात्री मेरे से ऐसे चीख चीख के प्रश्न कर रहे हैं। आई बोर्डेड द बस, मैं बस में सवार हो गया। आई बोर्डेड द बस, मैं बस में सवार हो गया। कलेक्टिंग द ब्रीफ केस, ब्रीफ केस को इकट्ठा करते हुए, एंड द कंटेंट ऑफ द सॉइल्ड पैकेट, और जो मिट्टी का हो गया था ना वो पैकेट जो था भगवान लिंगराज के प्रसाद का, उसको भी उसके जो वो थे प्रसाद जो था, कंटेंट था उसके अंदर जो सामग्री थी, उसको इकट्ठा करते हुए मैं बस में सवार हो गया। वियरिंग ए सेमलेस स्माइल फॉर द क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बस, है ना। अब जो बस का क्लीनर था, क्लीनर होता है सफाई करने वाला, एक हेल्पर होता है, और एक होता है कंडक्टर होता है ना। एक तो कंडक्टर होता है, एक उसका एक वो होता है, उसका एक हेल्पर और होता है जो कहता है चलो चलो चलो, है ना, मुड़वाता है उसको, है ना, वो एक तरह से, या जो उसकी कांच वगैरह साफ करता है, उसको क्लीनर बोलते हैं, है ना। तो वियरिंग ए सेमलेस स्माइल फॉर द क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बस, तो जो बस का कंडक्टर था और जो उसका क्लीनर था वो उसकी तरफ देख रहे थे। तो उसको देख के वो जो लेखक है, वो बाबुली जो है, वो कैसा हो गया, झेंप गया है, उसको शर्म आ गई है ना। तो कैसी स्माइल, अब वो एक तरह से शर्मिंदगी भरी, है ना, सेमलेस स्माइल अपने चेहरे पे बनाए हुए, क्लीनर के लिए और बस कंडक्टर के लिए, मैं अपने ब्रीफ केस को और उस प्रसाद के उस जो सामग्री थी उसको समेटकर बस में क्या हो गया, चढ़ गया। It was 5 in the evening when I got down, जब मैं 5 बज गए जब शाम के 5 बज गए तो मैं बस में से उतर गया, अर्थात वो कहाँ पहुँच गया, जहाँ पे उसे उतरना था उस जगह पहुँच गया। I had written beforehand, मैंने पहले ही लिख दिया था, लिख कर भेज दिया था। आई हैड रिटन बिफोर हैंड, मैंने पहले ही चिट्ठी लिख के भेज दी थी। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप, मेरे बड़े भैया वहीं बस स्टॉप पर मुझे मिलने के लिए तैयार थे, यानी अर्थात मेरे जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा बस स्टैंड पर तो मेरे बड़े भैया मुझे वहीं पर मिले। He appeared a little tired and worn out, वो प्रतीत हो रहे थे थोड़े से थके और बुझे बुझे, है ना। मेरे जो बड़े भैया थे वो थोड़े से थके और बुझे हुए से प्रतीत हो रहे थे, है ना, जैसे कोई उत्साह नहीं रहता, निरुत्साह, बॉर्न आउट का मतलब समझ लो बुझे हुए, निरुत्साह, है ना, जैसे कोई जीवन में क्या नहीं रह जाता, उत्साह नहीं रह जाता, और बहुत थके मांदे वो प्रतीत हो रहे थे। गिव द ब्रीफ केस टू मी, मेरे बड़े भैया ने कहा लाओ अपना ब्रीफ केस मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हैवी, ये थोड़ा भारी होगा, है ना, ये तुम्हारा ब्रीफ केस भारी होगा, अतः इसे मुझे दे दो। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी, और यह कहते हुए उन्होंने मुझसे मेरा ब्रीफ केस छीन लिया, अर्थात मेरे हाथ से उन्होंने ले लिया। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, मैं उनके पैर छूना भी भूल गया। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, मैं उनके पैर छूना तक भूल गया। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, हम गांव की सड़क पर चल रहे थे। डस्टी एंड इवन एवर द सेम, वही धूल भरी सड़क थी और वही पहले जैसी थी। तो हम हमारे गांव की वही पहले जैसी धूल भरी सड़क पर हम चल रहे थे। अब देखो यहाँ पे ये बेटा उस लेखक को पुरानी बातें याद आ रही हैं। आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं अक्सर, आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट, अलोंग नहीं है, ये अलोन है। टू गो टू ए टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन, है ना। लेखक कह रहे हैं कि आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट, मुझे अक्सर गली को पार करके, स्ट्रीट को क्रॉस करके मुझे अक्सर अकेले जाना होता था एक टीचर के पास शाम को ट्यूशन पढ़ने के लिए। इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क,
सामान्यतया लेट हो जाता था और अंधेरा हो जाता था। When I returned from my studies, जब मैं पढ़ के लौटता था तो अक्सर शाम और अंधेरा, देरी हो जाती थी और अंधेरा हो जाता था। Unfailingly, बिना नागा करे, नागा का मतलब होता है बिना एब्सेंट के, है ना, कभी भी बिना रुके। माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भैया, वुड बी देयर, वहाँ होते थे, टू एस्कॉर्ट मी बैक होम, मुझे घर वापस लेवा लाने के लिए वहाँ पर तैयार मिलते थे। एस्कॉर्ट का मतलब होता है साथ चलना, है ना। मेरे बड़े भैया बिना अनुपस्थिति के, बिना एक भी दिन की छुट्टी किए वो हमेशा वहाँ मेरे लिए उपस्थित होते थे। लेस्ट, टेस्ट नहीं है ये, क्या है बेटा, लेस्ट, है ना। लेस्ट आई शुड बी फ्राइटेंड, जिससे कि मैं डर नहीं जाऊं, जिससे कि मैं अंधेरे से क्या नहीं हो जाऊं, डर नहीं जाऊं। इसलिए मेरे बड़े भैया मुझे लेवा लाने के लिए अक्सर वहां मिल जाते थे। ही वुड कैरी द लैंटर्न, उनके हाथ में लालटेन होती थी, है ना, और वो उस लालटेन को लेके चलते थे। माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, और मेरी किताबें और कॉपियों के थैले को भी वो लेके चलते थे, यानी वो मेरे कॉपी किताब के थैले को लेके चलते थे और लालटेन को भी लेके चलते थे। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, मुझे बस उनके पीछे पीछे चलना होता था। इफ़ आई लैग्ड बिहाइंड, अगर मैं पीछे रह जाता था, इफ़ आई लैग्ड बिहाइंड का मतलब अगर मैं पीछे रह जाता था। ही वुड आस्क, तो वो कहते थे, वाई, क्यों, यू आर परहैप्स टायर्ड, शायद तुम थक गए हो। कम, आओ, होल्ड माई हैंड, मेरे हाथ पकड़ो, एंड वॉक विद मी, और मेरे साथ चलो। ही समटाइम्स यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स वाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर ए स्ट्रॉल, वो कभी कभी मुझे ले जाते थे अपने कंधों पर बिठाकर, जब वो फील्ड्स, खेतों पर चहलकदमी करने के लिए जाते थे। अर्थात जब कभी वो शाम को खेतों पर जाते थे, है ना, घूमने फिरने के लिए, चहलकदमी करने के लिए जाते थे, तो मुझे भी अपने कंधों पर बिठा के ले जाते थे। देखो कितने प्यारे उसके भैया हैं, है ना। अब इसका जो आगे का सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू। देखो बेटा कितनी मार्मिक कहानी है ये।